नमस्कार दोस्तों, विप्र एस्ट्रोलॉजी में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब लोग ने थंबनेल से जान ही लिया होगा, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं तेजस्वी यादव की कुंडली का। वैसे तो मैंने बहुत टाइम पहले उनकी कुंडली पर विश्लेषण करके एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप सब लोग ने मेरी चैनल पर देख लिया होगा। लेकिन आज हम फिर से उनकी कुंडली के बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे और आने वाले समय में, क्योंकि बिहार में अभी चुनाव होने जा रहे हैं, तो आने वाले समय में उनके लिए क्या सत्ता में वापसी हो रही है, कोई बहुत बड़ा उनके पास मिनिस्ट्री उनके हाथ में आ रही है, या फिर वो खुद मुख्यमंत्री बन रहे हैं, क्या इनका अभी आने वाला समय हमें इंगित कर रहा है, इसको जानने की हम कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम ये तेजस्वी यादव जी की कुंडली का जो जन्म डिटेल है, बर्थ डिटेल, 9 नवंबर 1989, टाइम जो है वो सुबह 11:36 और जो प्लेस है वो है गोपालगंज। इसके मुताबिक इनकी कुंडली कुछ ये इस तरह से बन रही है। मकर लग्न की कुंडली है, लग्न में राहु है, दूसरे भाव में चंद्र है कुंभ का, और छठे भाव में मिथुन राशि का गुरु है, सातवें भाव में केतु है कर्क राशि में, और 10वें भाव में सूर्य मंगल बुध तुला राशि में है, और शनि शुक्र ये दोनों द्वादश भाव में धनु राशि में है। तो यहाँ पे ये कुंडली आप देख रहे हैं। अब हम उनका आने वाला समय के बारे में चर्चा शुरू करें उससे पहले थोड़ी मिनटों में हम उनकी कुंडली में जो बहुत बड़े राजयोग जो मुझे दिखे हैं शुरू से ही, वो उसके बारे में हम थोड़ा हाईलाइट कर दें, ताकि जो ज्योतिष के विद्यार्थी है वो कुंडली एनालिसिस करना सीखे और उसको समझ में आए। तो इनकी कुंडली में एक तो जो बहुत बड़ा अच्छा राजयोग कहलाता है वो ज़्यादातर वो होता है कि ये केंद्र और त्रिकोण का स्वामी का संयोग होना, और उस पर अगर गुरु महाराज यानी गुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि हो। तो यहाँ पर मकर लग्न की कुंडली में एक तो योग कारक शुक्र बनता है, पंचम भाव यानी शुक्र जो है वो त्रिकोण भाव जो है पंचम भाव उसका स्वामी है, और केंद्र तुला राशि है दसम भाव उसका भी स्वामी, यानी पंचमेश दसमेश दोनों का स्वामी है शुक्र। तो बहुत जबरदस्त योग कारक शुक्र कहलाता है। और शुक्र जो है वो लग्नेश शनि जो है उसके साथ द्वादश भाव में स्थित है, और शुक्र द्वादश भाव में महर्षि पराशर ने कहा है कि बहुत अच्छा फल भौतिक दुनिया में देता है। तो ये दोनों का संयोग होना, और ये दोनों भी परम मित्र ग्रह, और उस पर गुरु बृहस्पति की सीधी शुभ दृष्टि, तो ये बड़ा राजयोग है। इसके साथ दूसरा राजयोग की बात करें तो एक और केंद्र त्रिकोण की बात करें तो केंद्र का चतुर्थ भाव का स्वामी मंगल, और त्रिकोण जो नवम भाव है उसका स्वामी बुध। तो मंगल और बुध, वैसे तो ये दोनों खास मैत्री ग्रह नहीं कहे गए, लेकिन फिर भी ये केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होकर दशम भाव में स्थित है, और उसके ऊपर भी गुरु महाराज की शुभ दृष्टि है गुरु बृहस्पति की, तो ये एक और राजयोग बन रहा है। दशम भाव का कारक सूर्य दशम भाव में ही है, सत्ता का कारक है, उस पर गुरु महाराज की शुभ दृष्टि है। और जो ग्रहों में सूर्य को राजा तो चंद्र को रानी कही गई है, तो सत्ता का कारक जो दूसरा प्लेनेट है वो चंद्र है, वो कुंभ राशि में दूसरे भाव में है, उसके ऊपर भी गुरु की दृष्टि है, तो ये भी एक बड़ा राजयोग है। और एक बहुत सिंपल वे में बताऊं तो इनकी कुंडली में सभी केंद्र के चारों भाव है उसके स्वामी, और त्रिकोण के जो दो भाव है 5 और 9, यानी जो कुंडली में सबसे अच्छे जो स्थान कहे गए हैं, केंद्र के चारों और त्रिकोण के दो भाव 5वां और 9वां, इन सबके स्वामी सभी पर गुरु की दृष्टि है। देखिए कैसे हैं। केंद्र के जो भाव है उसके मकर राशि का स्वामी शनि, फिर चतुर्थ भाव का जो स्वामी है वो मंगल, सातवें भाव का स्वामी चंद्र, और 10वें भाव का स्वामी शुक्र। तो शनि पर, शुक्र पर, चंद्र पर, मंगल पर, सब पर गुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि है। और जो त्रिकोण के जो दो भाव मैंने कहे, 5वां भाव शुक्र और 9वां भाव बुध, शुक्र का और 9वां भाव कन्या का है उसका स्वामी बुध, और 5वें भाव का स्वामी शुक्र, उन पर भी गुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि है। इनकी कुंडली में गुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि में 6 प्लेनेट आ रहे हैं, चंद्र शनि शुक्र सूर्य मंगल बुध, केवल राहु केतु को छोड़कर। तो ये बहुत अच्छी चीज मैंने इनकी कुंडली में देखी हुई है। हालांकि एक वीक पॉइंट है कि मकर लग्न की कुंडली होने से गुरु बृहस्पति जो है वो योग कारक प्लेनेट नहीं है, क्योंकि वो द्वादश और तीसरे भाव के स्वामी होते हैं, इसलिए इतने शुभ प्लेनेट नहीं बन जाते। फंक्शनली वो
बेनिफिक नहीं है, नेचुरल बेनिफिक अवश्य है, नैसर्गिक शुभ ग्रह, किंतु कार्यात्मक शुभ ग्रह नहीं बनते, वो कार्यात्मक रूप से अशुभ बन जाते हैं और वापस वो छठे गांव घर के साथ अटैच हो गए हैं तो और भी कार्यात्मक अशुभ बन जाते हैं। लेकिन फिर भी बृहस्पति है, बृहस्पति की दृष्टि से शुभत्व तो मिलता ही है। अब इनका कुंडली में हम आने वाले समय के बारे में फटाफट चर्चा कर लेते हैं। तो आने वाले समय में जो 4-6 महीने का टाइम देखें तो गुरु का गोचर है वो गुरु बृहस्पति के ऊपर से ही मिथुन राशि में ही जा रहे हैं। बीच में केवल 2 महीने के लिए नवंबर दिसंबर में वो कर्क में जाएंगे, वापस वहां मिथुन में आ जाएंगे। तो यहाँ से गुरु गोचर का गुरु भी यही सूर्य मंगल बुध दशम भाव में और द्वादश भाव में शुक्र शनि जो लग्नेश भी है और दशमेश भी है, और चंद्र के ऊपर भी जो सप्तमेश है उस पर भी शुभ प्रभाव, यानी गुरु गोचर अभी जो गोचर का गुरु है बहुत ही शुभ प्रभाव कर रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज यही कि चंद्र से पंचम जा रहा है गुरु का गोचर और सूर्य से नवम जा रहा है, ये भी बहुत शुभ है। तो कहने का मतलब यह है कि गुरु का जो गोचर है वो अभी बहुत शुभ है, जो इनको एक अच्छा राइज देने के स्पष्ट इंडिकेशन दे रहा है। इसके साथ अब हम शनि का गोचर की बात करें तो शनि का गोचर भी बहुत शुभ है। जैसे चंद्र इनका जो है वो कुंभ राशि में पूर्व भाद्र नक्षत्र में है, वहां से शनि जो मीन राशि में जा रहा है, लेकिन दूसरा ही नक्षत्र यानी संपत नक्षत्र उत्तर भाद्र नक्षत्र से शनि का गोचर जा रहा है। तो शनि का गोचर चंद्र से बहुत ही शुभ है। शनि का गोचर सूर्य जो है दशम भाव में सत्ता भाव का कारक है, वहां से छठा जा रहा है, तो वहां से भी बहुत ही शुभ है। न चंद्र पर उसकी अशुभ दृष्टि है, न सूर्य पर है, न दशम भाव पर है। केवल दशमेश जो है शुक्र दशम भाव का स्वामी और लग्नेश शनि वो दोनों द्वादश भाव में है, उसके ऊपर उसकी 10वीं दृष्टि है, किंतु वो मित्र दृष्टि है क्योंकि वो मित्र ग्रह है, शुक्र और शनि दोनों साथ में भी है, तो उतना ज्यादा कहीं अशुभ नहीं दिखा रहा है। एक ही चीज है कि इनको थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, इसके अलावा कोई शनि का कोई अशुभ नहीं है। सत्ता के लिए, सत्ता प्राप्ति के लिए, पद प्राप्ति के लिए शनि इनको शुभ रिजल्ट देता हुआ नजर आ रहा है। अब हम आते हैं राहु गोचर पे। राहु का गोचर थोड़ा बहुत अशुभ अवश्य है क्योंकि राहु का गोचर एग्जैक्टली चंद्र के ऊपर से जा रहा है। चंद्र इनका पूर्व भाद्र में है और राहु का गोचर भी अभी पूर्व भाद्र नक्षत्र में ही कुंभ राशि से जा रहा है। तो ये वहां से जाने से राहु की भी जो दृष्टियां कही गई है वो भी दशम भाव पर अभी उसकी दृष्टि रहेगी, सूर्य मंगल बुध पर, और गुरु पर भी रहेगी उसकी दृष्टि जन्म कुंडली के। तो राहु का अशुभ प्रभाव चंद्र सूर्य मंगल और गुरु पर रहने से कहीं ना कहीं सत्ता में थोड़ी बहुत अड़चन या विघ्न करता हुआ भी दिखाई देगा, लेकिन गुरु सामने काउंटर एक्ट कर रहा है तो कोई पॉजिटिव भी दिख रहा है। इसलिए राहु यहाँ पे क्या प्ले कर सकता है कि हेल्थ के लिए थोड़ा सा परेशान अवश्य कर सकता है रादर देन सत्ता में, क्योंकि राहु ऑलरेडी जन्म कुंडली में जो तनु भाव है, प्रथम भाव जो हमारा स्वास्थ्य दिखाता है, हमारा बॉडी दिखाता है, उस पर वो स्थित है। तो गोचर का राहु भी इनको अभी स्वास्थ्य की समस्या ही दिखाने का संकेत दे रहा है। सत्ता में अड़चन है वो कम पैदा करेगा सत्ता प्राप्ति में। ऑब्वियसली जो केतु का गोचर है वो अष्टम भाव में जा रहा है सिंह राशि में, तो लग्न से अष्टम, तो फिर से यहाँ पे हेल्थ की समस्या का संकेत हमें मिल रहा है कि स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये राहु गोचर, ये जो राहु शनि गुरु का गोचर जो हम देखते हैं, तो ओवरऑल देखा जाए तो गुरु का गोचर बहुत बहुत शुभ है, शनि का भी बहुत अच्छा है, राहु का थोड़ा सा मॉडरेट है और केतु का अच्छा नहीं है। अब हम दशा को भी फटाफट देख लेते हैं। विंशोत्तरी दशा की बात करें तो इनकी अभी बुध की महादशा चल रही है और उसमें राहु की अंतरदशा सितंबर 15 तारीख से शुरू होगी और वो 2028 तक रहेगी। किंतु अगर हम नज़दीक का दशा का पीरियड देखते हैं तो बुध में राहु चल रहा है करीब 30 जनवरी 2026 तक। तो ये बुध में राहु चलना, अब जो बुध है वो ऑलरेडी दशम भाव में स्थित है और शुक्र के घर में है, मित्र के घर में है, और राहु जो है वो लग्न में मकर राशि में बैठा हुआ है जो शनि की राशि है, और शनि जो है वो शुक्र के साथ बैठा हुआ है। तो यहाँ पर जो बुध में राहु दशा इनके लिए सत्ता में कोई किसी भी तरह की अड़चन पैदा करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये दशा जो है उनको अगेन
स्वास्थ्य की समस्याएं, क्योंकि लग्न में राहु स्थित होने से स्वास्थ्य में ही कोई ना कोई समस्या पैदा कर सकता है, यही इंगित हमें कर रहा है। अब हम योगिनी दशा को भी देख लेते हैं। इनकी योगिनी दशा जो है वो अभी मंगल की चल रही है और मंगल में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है मई 2025 से, जो करीब 18 फरवरी 2026 तक शुक्र की चलेगी। तो मंगल में शुक्र की अंतर्दशा, अब मंगल ऑलरेडी शुक्र की राशि में दशम भाव में स्थित है, सत्ता भाव में बैठा हुआ है, और शुक्र जो है वो सत्ता भाव का स्वामी है जो लग्नेश के साथ द्वादश में बैठा हुआ है। तो योगिनी दशा में दोनों ही प्लेनेट दशम भाव से जुड़े हुए हैं, इस तरह से हमें इंडिकेट कर रहा है। तो ये सत्ता में बहुत बड़ा अच्छा उनको सहयोग प्राप्त कराएगी ये दशा। और ये दशा और गोचर के आधार पर मैं ये विश्लेषण कर रहा हूँ कि आने वाले समय में, आने वाले बिहार के चुनाव के बाद तेजस्वी यादव सत्ता में वापसी करेंगे और बहुत अच्छी पोर्टफोलियो उनके हाथ में आ सकती है, या तो होम मिनिस्टर या डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर भी वो बनते दिखाई दे रहे हैं। केवल उनको अपनी स्वास्थ्य का ही ध्यान रखना है। तो आप सबको मेरा ये विश्लेषण कैसा लगा, आप अपनी कमेंट्स अब मुझे अवश्य भेजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। और मेरे अगले वीडियो के लिए आप तैयार रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।